तो आज तक दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं आ जानी चाहिए थी कि एक जगह पैर फंसाओ, एक जगह हाथ, और पॉन्ड देखने से पर्सनालिटी में, साइकोलॉजी में कोई चेंजेस आता हो। मास्टरबेशन को लेकर ना यूथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि भैया इसको करने से कमजोरी आती है क्या। यू नो द फनीएस्ट थिंग इज आप स्पर्म इकट्ठा भी नहीं कर सकते। जो फेमस बॉडी बिल्डर्स हो गए जैसे कि द रॉक ले लो, आप रॉनी कॉलमैन ले लो, कहीं ना कहीं इनके ना बाल उड़ चुके हैं, बॉल्डनेस आ गई है। तो ऐसा कुछ है क्या? तो जो बच्चा 3 साल की एज का है, आपके साथ ट्रेन कर रहा है, वहीं कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 18 साल का हो जाएगा, 12th पास कर ले तब जिम जाइए। तो एज एंड जिम का कोई रिलेशन है? बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, अच्छे खासे फिट होते हैं, है ना, और उनकी फिर हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। कहीं ना कहीं जिम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है जो हमें पता नहीं लग रहा है। तो जिम में जो लड़के आते हैं ना, वो बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछते हैं। कभी कभी मुझे थोड़ा सा स्टूपिड भी लगता है कि ये क्या सवाल है। आप बीइंग अ कोच इसको कैसे आंसर करते हैं? सवाल ये है कि भैया बॉडी कितने दिन में मेरी बन जाएगी? ओके, देखो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों की नहीं है कि वो ये पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो पूछेंगे ही, उनको इन चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। वी एज अ प्रोफेशनल्स या एज हेल्थ कोचेज या फिटनेस एक्सपर्ट्स, ये हमें पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली इंक्वायर क्या करना चाह रहा है। उसको नहीं पता वो क्या बनाने आया है, उसको क्या वो ड्रीम्स लेके आया, कितनी देर में क्या, उसको कुछ भी नहीं पता। तो वी हैव टू एजुकेट देम। तो हमें सबसे पहले उनसे ये पूछना चाहिए कि आपको कैसी बॉडी बनानी है। वो कैसी का कुछ भी अलग रीज़न हो सकता है कि बोले कि बस पेट अंदर हो जाए, वो उसी को बॉडी मान रहा है। हो सकता है वो चाह रहा है कि मेरा 18 इंच का बाइसेप हो जाए, वो उसको बॉडी मान रहा है। हो सकता है वो चाह रहा है कि मेरा पोस्चर ठीक हो जाए, वो उसको बॉडी मान रहा है। हो सकता है वो चाह रहा है कि मेरी फिटनेस अच्छी हो जाए, वो उसको बॉडी मान रहा है। जब बस वो देख कपड़े थोड़े फिट से आने लगे, हमें उससे ये पूछना है कि भाई आपका गोल क्या है। तो वो अपना एक्चुअल गोल बताएगा। तो हमें एक्चुअली क्रॉस क्वेश्चन करना है। उससे पहले आप ये बताइए कि एक्चुअली आप कैसा दिखना चाह रहे हैं। तो फिर वो बताएगा कि ये मेरा ये विजन है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो अभी पेट लेके आया हुआ है, काफ़ी पेट, और वो मुझे कह रहा है कि ऋतिक जैसी बॉडी बनानी है। तो भाई उस चीज़ का आंसर ये भी हो सकता है कि 4-5 साल भी लग सकते हैं। तो वो गोल के हिसाब से हम जवाब है। वो बोले कि सिर्फ पेट अंदर हो जाए इतनी बॉडी बनानी है, तो हम उसको 4-6 महीने बोल सकते हैं। तो दैट इज आप लोग उसको कितनी जल्दी बना सकते हैं। तो मैं अपनी बात करूं जितना उसके हिसाब से, तो आई कैन गिव आंसर कि मैं इस चीज़ को इतनी देर में कर सकता हूं। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके फिर उसको जवाब देना चाहिए। तो उस हिसाब से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ होती है कि पेरेंट्स इंडिया में क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को जिम जाने से रोकते हैं। बोलते हैं कि यार सही नहीं है, पता नहीं क्या खिला पिला देते हैं, बॉडी ख़राब हो जाती है ना। ईडी वगैरह वगैरह चीज़ें हम फ्यूचर में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नज़रिया उनका कहाँ से आता है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? उनके दिमाग में कैसे हम सही चीज़ें डाल सकते हैं? ओके, सो वन थिंग इज, देखो मैं ना आपको मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं आपको भी, सारी ऑडियंस को हमारी जो भी है ना, कि यहाँ पे मैं एज एक ट्रेनर नहीं बैठा हुआ, ठीक है। सो बेसिकली आई एम फिटनेस एजुकेटर। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं 9 साल से इंडस्ट्री में हूँ, जो चीज़ मैंने फेस की है या जिन चीज़ों से मैं इन चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, मैक्सिमम का आंसर एक ही है, एजुकेशन पार्ट। कई बार वो क्लाइंट को देनी पड़ती है, कई बार वो ट्रेनर्स को एजुकेशन देनी पड़ती है, कई बार वो पेरेंट्स को देनी पड़ती है। अब आप एक चीज़ देखिए, यू बीइंग अ पेरेंट, लेट्स से आपका बच्चा है कोई, क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए? बिल्कुल नहीं। और आपने कुछ ऐसी खबरें सुन रखी हों कि वहां पे किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया, हार्ट अटैक्स कितने कॉमन है ना। तो ये चीजें एज अ पेरेंट उनके अंदर एक डर बिठा देती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये न्यूज़ तो आ जाती है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, जिम के अंदर वो कोई सप्लीमेंट ले रहा था, वो ज़्यादा ये वट एवर ही इज़ डूइंग, पर कभी ये नहीं आता कि जिम के साथ कितनी बेटरमेंट्स हुई हैं लाइफ में। तो नेगेटिव साइड लोगों तक पहुंच रही है, उनके पेरेंट्स तक पहुंच रही है, बट उनको पॉजिटिव साइड्स पहुंच ही नहीं पा रही हैं। और जो थोड़ा बहुत कोई पहुंच रहा है, लेट्स से कि उसका कोई बच्चा जिम में गया है, वो समाव अपने पेरेंट्स को ले गया कि आप चलो एक बार मेरे कोच से बात कर लो। वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कोच एजुकेटेड नहीं है, वो उसको बस हाँ आ जाओ मेरे जिम में आ जाओ, मेरी इतनी फीस दे दो, मतलब वो अपना बिजनेस करने लग जाता है ना। तो ये डिस्टेंस हमेशा ही चलता आ रहा है और ये बढ़ता आ रहा है। अब आप एक चीज़ समझो, जैसे दारू सिगरेट ये चीज़ें भी बुरी हैं, है ना, एंड ये शायद वो पेरेंट्स खुद घर में खुद कर रहे होंगे, एंड देर आर मेनी टाइम्स कि ये खुद जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो अपने बच्चों को इन चीज़ों से नहीं रोक रहे हैं, हालांकि ये गलत है। बट एक हवा जिम का बन गया कि उसके अंदर हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, ये कुछ हो जाते हैं। तो ये भी एजुकेशन का पार्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये
लाइक सबको मिलके जो फिटनेस इंडस्ट्री में है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे फ्री एजुकेशनल स्टफ कुछ भी अपने जिम के मेंबर्स को ही दे दो, कम मतलब ये एक एक बार से चीज़ें चेंज हो गई। हमें एजुकेशन पहुंचानी पड़ेगी कि जिम एक अच्छी चीज़ है। इंसिडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो जिम से हो रहे हैं। अगर किसी का हार्ट फेल हो रहा है, मान लो कोई पिछले 5-7 साल से दारू सिगरेट स्मोक कर रहा है, गलत जंक खा रहा है, तो भाई वो तो एक्यूमुलेट हो रहा है ना कहीं ना कहीं। और कुदरती लाइक कॉन्सिडेंसली समथिंग कुछ ऐसा हो गया कि जिम लगना हो गया और वो चीज़ों का हावी होना हो गया। एंड वो एजुकेशन ही है। वी नीड टू टीच देम ऑल्सो, वी नीड टू लेट देम अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे के लिए चीज़ें सही क्यों है। तो जब आपने उनको ये बता दिया, कन्विंस कर लिया, तो हाँ अपने आप भेजेंगे। अब मेरे पास खुद के पास 3 साल के बच्चे से आते हैं, इवन 3 साल का बच्चा जो लाइक मैंने जिसको ट्रेन किया है 3 साल का वो बच्चा सबसे छोटा, एंड उसके पापा ही इज़ एन हाई कोर्ट एडवोकेट। तो वो मेरे क्लाइंट है। एजुकेशन का फर्क आ गया, एजुकेशन का ही फर्क है यहाँ। तो जो बच्चा 3 साल की एज का है, आपके साथ ट्रेन कर रहा है, वहीं कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 18 साल का हो जाएगा, 12th पास कर ले तब जिम जाइए। तो एज एंड जिम का कोई रिलेशन है? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कभी आपने बोला अपने बच्चे को कि भाई तू 5 साल का है, तू 10 साल का है, तू खेलने मत जा? कभी बोला? हम बोलते हैं ना खेलने जा, तो ये भी तो एक फिजिकल एक्टिविटी है। प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ ना विद टाइम मिथ जुड़ते गए पर वो क्लियर कभी भी नहीं हुए। तो जैसे कि जिम जाएंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी, सबसे बड़ा है ना, या लटकोगे तो हाइट बढ़ जाएगी। करेक्ट। कंप्लेन वाले वो अपने ऐड में ही दिखाते कि बच्चा लटक रहा है, समथिंग। हाँ मतलब यार ओके, इसको लेट्स डीकोड दिस ओनली। एक इंसान लटक रहा है, कह रहे कि हाइट बढ़ जाएगी। अब लॉजिकली देखें या फिर साइंटिफिकली देखें, लटकने से आपके ये सारे मसल्स स्ट्रेच होंगे। बिल्कुल। अब क्या हाइट इधर रुकी हुई है जो बढ़ जाएगी? नहीं। अगर ये सच में यही एक कंसेप्ट होता तो आज तक दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं आ जानी चाहिए थी कि एक जगह पैर फंसाओ, एक जगह हाथ और उसको खींच दो, लंबा हो गया। अगर यही एक चीज होती तो भाई दिस इज नॉट पॉसिबल। बड़े बड़े दिग्गज हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, सलमान खान हो गए, एक लंबे नहीं हो सकते। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास चीजें नहीं है। एंड वो जे कटलर मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, उनकी हाइट देखो कितनी कम है। सेम आर्नोल्ड, वो भी ओलंपिया रह चुके हैं, उनकी हाइट देखो कितनी है। तो भाई ये चीजें कोई, आप अपने पेरेंट्स की हाइट के आसपास गारंटीड जाओगे, ना आपकी हाइट कोई रोक सकता है ना कोई उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, कई बार कई बच्चों में जल्दी शूट हो जाती है, कई बार कईयों में थोड़ा स्लो शूट होती है, वो अलग चीज़ है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जल्दी पहुंच जाओगे, ये कंफर्म्ड है। क्योंकि आप अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हो, बॉडी को खुलने का मौका दे रहे हो, तो वो पोटेंशियल जल्दी ही अनलीश हो जाएगा कंपेरेटिवली कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं कर रहा उसके। बट ये नहीं हो सकता। लाइक 95% चांसेस आप अपने पेरेंट्स के आसपास रहोगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। वेरी ट्रू। ये मैंने एक्सपीरियंस भी करा कई बार कि पेरेंट्स की जितनी हाइट होती है बच्चे लगभग उतना पहुंच ही जाते। अरे आप अब जितने भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, देखना सब लोग अपने पेरेंट्स को चेक आउट कर लो, आप उनके आसपास ही रहोगे गारंटेड। अभी ना हम हार्ट अटैक्स को भी टच कर रहे थे थोड़ा बहुत, जब हम पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कई केसेस देखे हैं कि जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं अच्छे खासे फिट होते हैं, है ना, और उनकी फिर हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि वो जिम कर रहे थे, है ना, अच्छा अपने हेल्थ के लिए कर रहे थे, तो फिर उनको हार्ट अटैक क्यों आया? तो क्योंकि कहीं ना कहीं जिम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है जो हमें पता नहीं लग रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, सो मैं साथ में ना आई टेल यू कि विद माई एजुकेशन इन फिटनेस फील्ड, सो आई ऑल्सो डील विद साइकोलॉजी। ठीक है, सो थिंग इज, एक चीज़ समझो, हम जो ह्यूमंस हैं ना, हम इस हिसाब से डिज़ाइंड हैं कि हम कभी भी किसी भी चीज़ का ब्लेम लेना नहीं चाहते, हम ब्लेम देना चाहेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो अभी मेरा इस माइक पे हाथ लग जाए और ये गिर के टूट जाए, तो मैं सबसे पहला थॉट मेरे अंदर ये आएगा कि मतलब क्या हुआ ऐसा कि मैं किस पे ब्लेम डाल दूं कि वो नीचे से फिसल गया, खुद हो गया। मतलब इसका जो लाइक है ना कि इसका ब्लेम मैं किसी और चीज़ पे डालूं। आपसे गिलास टूट जाए, हम सबसे पहले अरे भाई कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि ये क्यों हो गया, हम डायरेक्टली गलती नहीं मानेंगे। ठीक है, सो एज ह्यूमंस, सो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि हमसे कुछ हो गया। ठीक है, सेम चीज़ जो जिम का प्रॉब्लम, जैसे अभी आपने बोला कि सेलिब्रिटीज़ हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, ये वो रंग पड़े। देखो, हार्ट अटैक पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम जो रिसेंट चीज़ हमने स्टार्ट किया ना, और कोई उसी टाइम पे कुछ एक बड़ा इवेंट हो गया, हम उसको और उसको जोड़ देते हैं। हार्ट अटैक जिम लगने से नहीं हुआ, क्या आपको गारंटी है कि जो उससे पहले की उसकी लाइफ रही है उस सेलिब्रिटी की, वो बहुत अच्छी थी, हेल्दी लाइफ थी, वो कोई नशा नहीं करता था,
वो हमेशा फिजिकली एक्टिव था, वो अच्छा हेल्दी खाता पीता था। आर यू श्योर अबाउट दैट थिंग? बिल्कुल नहीं। मान लो वो पिछले 8-10 सालों में पता नहीं क्या ही कर रहा होगा, एंड वो चीज़ें एक्यूमुलेट हो के एंड कभी ऐसे टाइम पे वो फूट गई, और वो सेलिब्रिटी है तो बात ज़्यादा बढ़ गई, और वो उस टाइम पे जिम में था, वो बेचारा डिफेम हो गया। तो भाई जिम में अगर ये पॉसिबल होता तो सिर्फ 5 से 10% केसेस हैं जिम की वजह से, या जिम के अंदर, जिम की वजह से नहीं, कि जिम के अंदर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो भाई 90% लोग तो ठीक हैं। अगर ये इतना रियल होता तो कम से कम 40-50% लोग ऐसे। नहीं, ये तो कुछ वही बात हो गई कि बंदा खाना खा रहा था या फिर बंदा लेट से सो रहा था, सोते हुए हार्ट अटैक आ गया, तो सोना और इसके लिए तो एक वो भी है साइलेंट अटैक, तो वो तो सोते हुए ही आता है ज्यादातर, है ना, बचना है। हाँ, तो वही चीज है। ओके, अब सप्लीमेंट्स के बारे में भी काफ़ी लोग डरे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी डरे हुए होते हैं कि भैया ये खिला देते हैं, वो खिला देते हैं। तो सप्लीमेंट्स में ना क्रिएटिन जो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बच्चे लेके बहुत डरे हुए होते हैं। तो क्रिएटिन ये चीज़ क्या है, मतलब क्यों डरे रहते हैं बच्चे इसको लेके? देखो, अगेन सिंपल आंसर इज लैक ऑफ एजुकेशन, एंड सेकंड थिंग इज ओके, ये एजुकेशन लैक क्लाइंट्स में भी है एंड हमारे ट्रेनर्स में, कोचेस में भी है, एंड इवन क्योंकि थोड़ा सा हमारा आई विल से विच इज़ वेरी बैड कि हमारा जो व्हाट वी कॉल इट, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आई थिंक इट नीड्स टू गेट अपडेटेड। तो उसमें चीज़ें अगर थोड़ा बहुत हर चीज़ के बारे में बताएं ना, तो हम काफ़ी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग विद आवर हेल्थ एंड फिटनेस ऑल्सो। तो क्या होता है, हम डब्बे को डब्बा मान के चलते हैं, ठीक है, कि डब्बे में पता नहीं क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं क्या है तो आप डरोगे उससे, ठीक है। अब आप च्यवनप्राश का भी तो डब्बा ही लेके आते हो घर पे। करेक्ट। आप अपने छोटे बच्चे को वो खिला रहे हो चम्मच भर के, है ना। अगर आप डब्बे में काफ़ी चीज़, आपके किचन में देखो डब्बे में कितनी चीज़ है, पर उन चीज़ों के बारे में आपको पता है, तो दैट्स व्हाई आप यू आर नॉट अफ्रेड फॉर दैट थिंग, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री में क्या है, लोगों को नॉलेज कम है। अब क्रेटाइन की, आप अगर ढंग से क्रेटाइन के बारे में सर्च करोगे ना, दुनिया का सबसे सस्ता और सेफेस्ट सप्लीमेंट अगर कोई है वो क्रेटाइन है। आज तक एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि क्रेटाइन की वजह से किसी की डेथ हो गई या कुछ और हो गया। सब मिथ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो साइजर, इसके बिना क्या बॉडी नहीं बनती? नहीं लेकर बॉडी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अगेन इसका आंसर आएगा कि आपका गोल क्या है, कैसा है। आपके गोल के हिसाब से चीज़ें होंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है, वी कैन टेक इट लाइक दिस, कि आपका गोल है कि आपने पौड़ियाँ चढ़नी है 10 मिनट में। पौड़ियाँ इज stairs, okay. So you want to climb a set of 50 stairs in 10 minutes, for an example, ठीक है। तो अब ये आपका गोल है कि 10 मिनट्स में वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप उसको किस स्पीड से कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल स्पीड से वो 10 मिनट में कर पा रहे हो, देन व्हाई यू हैव टू रन फास्ट, सिंपल। बट हाँ, अब ये नहीं है कि 10 मिनट से पहले वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसा सप्लीमेंटेशन ऐड ऑन कर लिया, अगर मान लो आपने अपना न्यूट्रिशन बेटर कर लिया, थोड़ा आपने अपना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, इनका इंटेक अच्छा कर लिया, मल्टीविटामिन्स वगैरह ऐड ऑन कर लिए, जिससे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बूस्ट हो गई, और आप वो 10 मिनट का काम 8 मिनट में कर रहे हो, तो ठीक है, दिस इज गुड ना। बट अगर आपको वो 8 मिनट में हो या 10 मिनट में हो, फर्क नहीं पड़ता है, तो देन वाई टू डू इट, ठीक है, 10 मिनट में करते जाओ। सो आपका गोल डिसाइड करेगा कि यू नीड सप्लीमेंटेशन या नहीं। सो बेसिकली क्रेटाइन का काम होता है, इट प्रोवाइड्स यू विद एनर्जी एंड आपका मसल बिल्डिंग को सपोर्ट करता है ये। तो जिसका गोल मसल बिल्डिंग का है, आई विल सजेस्ट कि वो लोग ही लें। जिसका फैट लॉस का गोल है, या फिर मतलब वो भी ले सकते हैं, बट लॉजिकल नहीं है, बिना उसके भी चलता है काम, तो ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स के डर के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का या फिर बच्चों का ये भी डर होता है। अगर हम देखेंगे ना, जो बड़े बॉडी बिल्डर्स हो गए, जो फेमस बॉडी बिल्डर्स हो गए, जैसे कि द रॉक ले लो, ड्वेन जॉनसन, और आप रॉनी कॉलमैन ले लो, कहीं ना कहीं इनके ना बाल उड़ चुके हैं, बॉल्डनेस आ गई है। तो मैंने देखा है रिसेंटली, इसको जिम को ना बॉल्डनेस से रिलेट करने लगे हैं कि भाई वर्कआउट करोगे तो गंजे हो जाओगे। तो ऐसा कुछ है क्या कि वर्कआउट करने से गंजापन आता है? ओके, सो कैन आई क्रॉस क्वेश्चन दिस बैक टू यू? आपके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन पे क्या टेक है? मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगेन, जैसे हमने डेथ वाली, हार्ट अटैक वाली स्टोरी टच करी, कि क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया और उस वक्त वो जिम में थे, तो जिम को ब्लेम कर दिया। अब क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गंजापन का कोई जेनेटिक्स है, और वो क्योंकि वो वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से रिलेट कर दिया, मे बी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो दिस इज़ वन पॉइंट एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। सो अगर जेनेटिकल है
तो वो कहते हैं ना वो इसको फिर कोई नहीं रोक पाएगा। सो विद टाइम वो आएगा, आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो बट वो आएगा ही आएगा अगर जेनेटिकल है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि देर आर चांसेस कि दादाजी को गंजापन है, पापा इज गुड बट वो आगे बेटे में ट्रांसफर हो गया, कई बार एक जनरेशन भी स्किप हो जाती है, ये भी होता है। सेम गोज विद इवन डायबिटीज, बीपी का इशू है, थायराइड है, तो समटाइम्स ना ये चीज़ें जनरेशन को भी स्किप कर देती है, इवन कैंसर वगैरह भी, ये भी होता है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं और बताता हूँ, हाँ ये डायरेक्ट लिंक बॉडी बिल्डिंग से करता है। सो आई नॉट से फिटनेस बट इसका लिंक है। रीजन इज, सो जब हम बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे व्हेन वी यूज एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन, लेट्स से वी आर ऑन स्टेरॉइड्स या समथिंग एल्स, है ना, तो उससे क्या होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। अब जिस भी बंदे, एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन लीड्स टू बाल्डनेस, दिस इज द फैक्ट। तो जितने ज़्यादा मसल मास होता है वो उतने ही उसका ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उस एक्सेसिव होने की वजह से बाल उड़ते हैं, दिस इज ट्रू। तो एट द एंड इट्स योर चॉइस कि बॉडी बनाने के चक्कर में बाल खो या फिर अनहेल्दी रहो। नहीं ऐसा कुछ फिटनेस इज अलग चीज, फिटनेस में कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो तो गंजापन सिर्फ तब आएगा अगर आपके जेनेटिक्स में है। बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो एंड यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, देन देयर आर मेनी चांसेस एक्ने भी होगा एंड बाल्डनेस भी आएगी, तो वो गंजापन आ सकता है। तो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है, मतलब बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। सो मैं इसको आई एक्सप्लेन यू इट इन दिस वे। सो बेसिकली ये ना 4 स्टेप्स का एक प्रोसीजर होता है। सो नंबर 1 इज फंक्शनैलिटी, नंबर 2 इज हेल्थ, नंबर 3 इज फिटनेस एंड नंबर 4th इज परफॉर्मेंस। फंक्शनैलिटी, हेल्थ, फिटनेस, परफॉर्मेंस। फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी, आपकी बॉडी कितनी फंक्शनल है, आप पूरी बाजू घुमा पा रहे हैं, आपकी गर्दन पूरी घूम पा रही है, आपके जॉइंट्स फ्रीली मूव हो पा रहे हैं, आर यू फंक्शनल इनफ, दैट इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी, ठीक है। इसको आप रिलेट कर लो, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी फंक्शनैलिटी कम होती जाती है। नंबर 2 दैट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ वो चीज होती है बॉडी की, कोई भी, किसी भी इंसान को हेल्दी कब बोलते हैं? हेल्दी तब बोलते हैं कि ही इज हेल्दी जब वो डॉक्टर्स को विजिट नहीं कर रहा। लेकिन हमारे यहाँ तो मोटे को बोलते हैं भाई तू हेल्दी है। वो है ना, वो प्यार वाला, भाई मम्माएं बोल देते हैं बच्चा हमारा हेल्दी, हेल्दी नहीं है, मोटा है वो, दुड़वाओ उसको। ठीक है, तो पर्सनली मत लेना, दैट इज नहीं मैं इसमें मानता हूँ यार, जो है सो है, आप फालतू में उसको चढ़ाओ मत। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज नॉट, आप ऐसे ही करते जाओगे ना, आपको भी दिख रहा है कि दिस इज नॉट गुड, है ना, एंड खुद को भी उनको दिख रहा होता है कि नहीं भाई यू हैव टू डू समथिंग, बट जब तक कोई मेजर रिस्क नहीं आएगा ना तब तक नहीं सुधरेंगे। एंड आई एम लाइक यार सीरियसली। तो हेल्दी वो होता है जो डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहा। एंड रिसेंट पिछले 6 महीने में डॉक्टर विजिट्स नहीं है, चाहे वो बुखार के लिए है, चाहे वो खांसी जुकाम के लिए है, चाहे वो थायराइड है, डायबिटीज है, अगर उसको कोई भी ऐसा कंसर्न है, हेल्दी अनहेल्दी को हेल्दी डॉक्टर करता है, ये डॉक्टर के काम है, ठीक है। उसके बाद आता है फिटनेस। फिटनेस का काम ट्रेनर्स का होता है। अगर आपने फिट होना तो आपको ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, हेल्थ कंसर्न है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यू गेटिंग दिस थिंग्स, ये अलग अलग चीजें हैं। तो फिटनेस में हम क्या क्या काम पे काम करते हैं? आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, आपकी एंड्योरेंस के ऊपर, एजिलिटी के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी स्पीड के ऊपर, ये चीज़ों का काम हमारा फिटनेस में रहता है, ठीक है। सो दैट आप अपनी जो डेली लाइफ है उसको अच्छे से जी पाओ। यहाँ पे कोई वो गोल नहीं होता कि हमारी लुक्स कैसी हैं या हम कितना वजन उठा पा रहे हैं, ये फिटनेस में ये चीज़ें नहीं होती। फिटनेस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ दीज 5 फैक्टर्स, जिसके अंदर ये थोड़ा थोड़े सारा रहता है, सो दैट आप अपनी डेली रूटीन में कुछ भार भी उठा के इधर उधर कर लो, बॉडी वेट को लेके भी कुछ स्टेयर्स चढ़ लो, पैदल चल पड़ो कहीं पे, फ्लेक्सिबल भी इतने हो कि कहीं से कुछ भी उठा लो, घूम लो, मुड़ जाओ, ठीक है। आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए एंड आपका कार्डिक हेल्थ, योर हार्ट कंडीशनिंग, आपके लंग कैपेसिटी, जैसे कोरोना में जो चीज़ें डाउन थी, ये सारा कुछ फिटनेस में आता है। एंड इसके ऊपर परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस इज फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना इज परफॉर्मेंस, विच इज बॉडी बिल्डिंग, विच आर स्पोर्ट्स। क्रिकेट हो गई, बास्केटबॉल होगी, तो बास्केटबॉल या क्रिकेट खेलने के लिए आपको कम से कम फिट तो होना पड़ेगा। फिट होने से पहले, जिम जाने से पहले आपको हेल्दी तो होना पड़ेगा कि आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हो। डॉक्टर्स के पास नहीं, उससे पहले आपको लाइक आपकी बॉडी फंक्शनल तो होनी चाहिए कि आप बेड से तो उठ पा रहे हो। गेटिंग दिस? तो ये इस हिसाब से चलता है। तो फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग अलग है। बॉडी बिल्डिंग इज परफॉर्मेंस स्पोर्ट।
एंड फिटनेस इज कि आपका डेली का जो दिनचर्या है, दिन सारा कुछ वो बढ़िया हो जाए, सो दैट इज फिटनेस। तो फिटनेस को जो हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं वो बॉडी बिल्डिंग बन जाता है। हाँ, दैट मींस वो फिटनेस से फिर बेटर है ना वो चीज़। बेटर तो ओके, सो बेटर है, हाँ वी कैन से दिस थिंग कि आप एक चीज़ को इतना पुश कर, अब डिपेंडिंग कि वो बेटर किसके लिए है। इफ़ यू आर एन एथलीट एंड आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, आप वहीं से ऑन कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, देन दैट इज बेटर फॉर यू। लेट्स से मेरी एक जॉब है, मेरी एक फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है ना, ये सारा कुछ है, तो मेरे को बॉडी बिल्डिंग क्यों करनी है, मेरे को तो फिट रहना, दैट विल बी बेस्ट फॉर मी। अगर आप धक्के से मेरे जैसे को, जो मैं बस एक आधा घंटा निकाल रहा हूँ अपनी लाइफ से फिटनेस के लिए, आप मेरे को बॉडी बिल्डिंग में पुश कर रहे हो, उतने हैवी लिफ्ट्स करवा रहे हो जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है मेरे को इंजरी हो जाए, है ना, तो मेरा ये सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो देन परफॉर्मेंस, I'll tell you the data is 70 to 75% of people वो परफॉर्मेंस में ना तो जाना चाहते हैं, ना उनको रिक्वायरमेंट है, उनको सिर्फ फिटनेस की नीड है। परफॉर्मेंस दैट इज बॉडी बिल्डिंग की नीड या तो यंग, बेसिकली यूथ को है, क्योंकि वो उससे सिनेमा को देख के, इंस्टाग्राम को देख के, रील्स को देख के, उसको देख के वो दे आर लाइक अरे वाओ आई हैव टू डू दिस, है ना, वो चीज़ है। ये यूथ है जो उससे ऊपर का थोड़ा है, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, मिड एज क्लाइंट्स हैं, वो फिट ही रहना चाहते हैं। एंड दिस इज द सेम कंसेप्ट जो मेरे अपने जिम का है। सो आई वर्क ऑन फिटनेस मोर। वैसे आई एम लेवल 4 बॉडी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट ऑल्सो, बट आई वर्क ऑन फिटनेस मोर। मुझे लगता है कि हमारे देश को ज़्यादा फिटनेस की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग आजकल स्टेरॉइड्स वगैरह भी काफी जिम्स में कॉमन हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनका एक सवाल आता है कि आजकल नेचुरल तो कुछ भी नहीं है। इवन अब आप एक चिकन भी खा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ इंजेक्टेड है। तो भाई जो अपने आप को आप नेचुरल बता रहे हो, आपने भी कुछ ना कुछ सामान लिया है, तो हाउ कैन यू बी नेचुरल? तो आपसे मेरा क्वेश्चन अभी यही है कि नेचुरल तो कुछ नहीं है, तो फिर स्टेरॉइड्स भी ले लो। वो भी देखो एक चीज़ समझो, आपके पास जैसे हम अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार में काफ़ी डाटा आ जाता है कि लोगों की डेथ डूबने से भी हो जाती है, ट्रेन के नीचे आने से भी हो जाती है, एक्सीडेंटल भी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप भी जाके बेफालतू में एक्सीडेंट करवा लो। अगर कोई चीज़ है कि जो होना ही है, भगवान ना करे किसी का भी हो, किसी का लेट्स से कि आज किसी का एक्सीडेंट लिखा हुआ है एंड उसकी डेथ बेचारे की वहाँ पे होनी है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पहुँच जाएगा, थिंग्स विल हैपन इसी हिसाब। बट उसको पता तो नहीं है, अगर उसको पता होता कि उसमें वहाँ पे डेथ होने वाली, क्या वो जाता? बिल्कुल नहीं। सेम जो आप चिकन खा रहे हो, आपको तो नहीं पता ना वो कहाँ से, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है एंड आप अकेले उस पूरे प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। आप अपना चिकन के लिए पोल्ट्री फार्म खोल लो, ठीक है, सैलड के लिए एक अपना गार्डन पूरा, मतलब यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये भी है कि खुद भी जाके गाड़ियों के नीचे आना शुरू कर दो, है ना, लॉजिकल नहीं है। जो अब आ रहा है उस हिसाब से तो चलना। वही है कि साथ में फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखो, ट्राई करो ट्रस्टेड सोर्सेज से चीज़ें खरीदने की, रादर देन गोइंग फॉर बेफालतू की सेल्स या फिर कहीं से भी कुछ भी ले रहे हो। तो नहीं, मैं किसी भी हिसाब से इस डिबेट में मैं तो नहीं फंसता हूँ कि यू शुड टेक स्टेरॉइड्स क्योंकि कुछ भी कहीं से भी आ रहा है, तो नहीं, दैट इज रॉन्ग। ये चीज़ें यूथ में घुस कैसे गई? यानी जब मैंने शुरू किया था 2014 के अराउंड, उस वक्त इंटरनेट इतना भी, जियो तो शायद नया नया आया था, इतना नहीं था। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इंटरनेट के वजह से, या फिर आपको क्या लगता है, मैं जानना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड्स का अचानक से यंगस्टर्स के बीच में और जिम्स के बीच में इतना कॉमन कैसे हो गया? ओके, सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ इंटरनेट एंड लेजीनेस, दोनों का। इंटरनेट पे क्या हो, इंटरनेट पे बहुत अच्छी अच्छी फिजिक्स बहुत ज़्यादा दिखने लग गई। अब जो यूथ है आज का, या आज के हम लोग भी आपस में बात करें कि लेट मी क्वेश्चन यू, अगर आपने भी थोड़ा बहुत इधर उधर घर का सामान लेने जाना है, क्या आप यू प्रेफर वॉकिंग या कोई व्हीकल लेके जाते हैं? ऑब्वियसली व्हीकल, अनलेस मेरा कोई फैट लॉस गोल हो। मतलब वही है, देखो हम लोग इतने से काम के लिए भी वी गो ऑन अ व्हीकल, है ना, तो वो लेजीनेस ही है। जैसे जैसे हम टाइम में पीछे जाते जाएंगे, लोगों का लेजीनेस कम था। हमारे डैड, उनका लेजीनेस हमारे से कम है। जो हमारे दादाजी, अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे, पीछे पीछे जितना जाते जाओगे, दे आर मोर एक्टिव। अब मोर एक्टिव होने की वजह से वो शॉर्टकट्स को डिमांड ही नहीं करते थे। हमारे वाला यूथ
बैठा हुआ बस दे आर ऑन इंटरनेट एंड जल्दी जल्दी जो हो जाए, एंड ऊपर से दिख भी रहा है, फिर ऊपर से ये मनी मेकिंग का भी प्रोसेस है, जल्दी रिजल्ट्स दोगे उस जिम में ज़्यादा लोग जाएंगे, जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं स्टीरॉइड से, वो भी प्रमोट करते हैं, तो वो फिर ना एक ऐसा लूप सा बन जाता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ जिम वाले जो ट्रेनर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तुझे कुछ पाउडर बना के दूंगा, है ना। आपके साथ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जो आपने मुझे शेयर करा। और कई बार वो लोग कुछ गलत चीज़ें मिलाकर दे देते हैं और शायद इस वजह से लोग सप्लीमेंट्स में भी घुसना बंद कर देते हैं। तो मैं आपसे ना स्ट्रैटेजी पूछना चाहूँगा कि कोई बंदा सप्लीमेंट लेना चाह रहा हो, जेन्युइनली उसकी रिक्वायरमेंट है और उसको पता भी है भाई गड़बड़ी इसमें हो जाती है, तो हाउ कैन ही बी गेटिंग जेन्युइन सप्लीमेंट्स या फिर जेन्युइन थिंग्स? देखो मनस ब्रदर, द थिंग इज़ कि आज के टाइम पे ना, मतलब हम किसी के बीच में घुस के नहीं निकल सकते। यू नेवर नो अगला बंदा जो आपको जो चीज़ दे रहा है वो कितनी जेन्युइन है ना। सो इसमें तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये ब्रांड ले लो या इस डीलर से ले लो। मैं इसमें 2-3 चीज़ें ही बोलूँगा। देखो, पहली बात तो एक ट्रस्टेड डीलर के पास जाओ, ट्राई करो कि जो आपकी जान पहचान में हो उसके पास जाओ, जो आपके लिटरली बहुत क्लोज हो, ठीक है। अगर बाय चांस कुछ ऐसा नहीं होता है तो देन कम से कम डोंट गो फॉर अ इजी ऑप्शन या कोई सस्ते के पास, ट्राई गेटिंग एन रियल बिल ऑफ दैट सप्लीमेंट, क्योंकि बिल के बिना थोड़ा सस्ता मिल जाता है। बट अगर देर आर मेनी चांस, बिल के साथ भी नकली मिल जाती हैं चीज़ें, आई अंडरस्टैंड, बट थिंग इज कि बिल के साथ देर आर अ लिटिल मोर चांसेस कि बिल के साथ नकली चीज़ मिलने का सीन कम हो जाता है, क्योंकि देन नाउ यू कैन फाइल अ केस ऑन हिम, या ये चीज़ें हो सकती हैं। तो या तो ट्रस्टेड डीलर के पास जाओ या कोई ट्रस्टेड ही वेबसाइट से मंगवाओ, या ट्राई टू गेट अ बिल। मतलब मैं क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आप खोल के चेक करके आप, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं यार इसमें। तो एक्चुअली 90% ऑफ इंडियन सप्लीमेंट इंडस्ट्री इज फेक, 90%। तो भाई तो क्या हमें इंटरनेशनल चीज़ें लेनी चाहिए हमेशा फिर? इट्स नॉट अबाउट ओके, अगर मान लो इंटरनेशनल चीज़ें आपने ली, रास्ते पे किसी ने डब्बा खोल के और कुछ डाल के पैक करके दे दिया, अब क्या कर लोगे? सो यू नेवर नो। सो बस ठीक है, भगवान का नाम लो। और हम अभी स्टेरॉइड्स पे भी टच कर रहे थे। अब यूथ इतना घुस गया है स्टेरॉइड्स में कि आपको कोई रास्ता दिखता है कि ये ख़त्म भी होगा या फिर यूथ निकलेगी इन चीज़ों में से? देखो, दिस इज़ एक्चुअली पर्सनल। मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, ये हर एक का एक अलग माइंडसेट होता है। कई लोग तो इतना डरते हैं, जैसे मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आते हैं, देर लाइक अरे सर कोई गोली टीका इंजेक्शन ये चीज़ें नहीं लेंगे हम लोग। हम लाइक कि भाई मैंने कब बोला? और आप तो मेरे पास वैसे भी, क्योंकि वो पहले ही डरे हुए आते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ कि आपको मैं ये रिजल्ट दे दूंगा, मैं ऐसे आपकी जर्नी लेके चलेंगे, ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे आपको। सर एक वो था कि मैं कोई डब्बा नहीं खाऊंगा जी, कोई गोली पाउडर नहीं लेंगे जी, कोई इंजेक्शन से। हम लाइक मैंने कब बोला? कि पहली बात तो आप फिटनेस के लिए आए हो, फिटनेस में तो ये चीज़ें होती दूर तक ही नहीं है। आप बॉडी बिल्डिंग के लिए तो आए नहीं हो, एंड सेकेंडली अगर ये चीज़ें यूज़ होती हैं बॉडी बिल्डिंग में भी, तो देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस कि आपको पहले 2-4 साल हार्डकोर मेहनत करनी पड़ती है, अपने वर्कआउट्स को टॉप नॉच रखना पड़ता है, डाइट को टॉप नॉच रखना पड़ता है, फिर उसके बहुत कुछ है यार, फिर जाके कहाँ वो चीज़ें यूज़ ऑन होती है। तो वही है कि ये सारी चीज़ें, मतलब अगर एजुकेशन अच्छी स्प्रेड होती गई तो शायद पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो जाएं। बाकी अगर ये लेजीनेस बढ़ती गई तो चांसेस कम ही है मेरे हिसाब से। तो अच्छा, आउट ऑफ द वे जाके मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। मास्टरबेशन को लेकर ना यूथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि भैया मास्टरबेट नहीं करनी चाहिए, बॉडी नहीं बनेगी। वरएज़ मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि अरे भाई जितना मर्जी कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपसे जानना चाहता हूँ, मास्टरबेशन एंड बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस का ऐसा कोई रिलेशन है क्या? ओके, रादर देन इसका कोई सिंपल एक यस या नो में आंसर देने की वजह से आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट, है ना, लिटिल। तो ओके, आई विल क्रॉस क्वेश्चन बैक टू यू अगेन। मेरा ही पॉडकास्ट चलो। ठीक है, डन। ओके, सो द क्वेश्चन इज, क्या रोटी सेहत के लिए अच्छी है? खाना, हम खाना खाते हैं ना, रोटी चपाती। हाँ, सब लोग खाते हैं, अच्छा ही होगा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि आज से रोटी बंद बिल्कुल सारी लाइफ के लिए, क्या ये अच्छा है? नहीं। परफेक्ट। एंड अगर मैं बोलूँ आप आज से रोज़ 50 रोटियाँ खाओगे, क्या ये अच्छा है? गॉट द आंसर, मेक्स सेंस। है ना? तो ईच एंड एवरीथिंग इन अ लिमिट इज ओके। नेचर ने बनाया ही ऐसा है हर एक चीज़ को। अगर लेट्स से ये चीज़, क्या आपने देखा कोई इंसान खुद को खा रहा है? नहीं। दैट इज नेचर ने ऐसा नहीं बनाया। सो मैस्टरबेशन या सेक्स, ठीक है,
लेट्स टॉक अबाउट मैस्टरबेशन, ज़्यादातर यही फिटनेस के फील्ड में यही आता है, ठीक है। अगर हम अपने आप को ऐसे अपने आप से अराउज होते हैं, वो दैट इज़ दैट इज़ अ हार्मोनल थिंग, ठीक है। सो बीइंग इन योर, एंड ये ज़्यादातर प्रॉब्लम तो नहीं करूँगा, ज़्यादातर ये चीज़ ना यंग जनरेशन के साथ रहती है, ठीक है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर हाई रहता है, दे आर हाइपर एक्टिव एंड इट्स ओके, बट इन अ लिमिट। आप रोज़ ही पता नहीं कितना मैस्टरबेट कर रहे हो, या कई दे आर लाइक कि वो आके क्लाइंट्स भी मेरे को ये चीज़ बोलते हैं 6 महीने से कभी हाथ भी नहीं लगाया, ना मैस्टरबेट एंड ना सेक्स किया कभी। आई एम लाइक अरे भाई दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आई गारंटी यू 90% क्या होता है कि अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि 6 महीने से उसने मैस्टरबेशन या सेक्स नहीं किया, गारंटेड उसका नाइट फॉल होता होगा, वो नाइट फॉल हो जाता है। नाउ सी दिस थिंग, आपने नहीं किया, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जा रहा है, तो उसने खुद उसको एजैकुलेट कर दिया। तुम नहीं करोगे तो बॉडी कर देगी, तो भाई क्या लॉजिक क्या बना। सेकंड प्रॉब्लम इज, लोगों को लगता है कि मैस्टरबेशन या सेक्स करेंगे तो क्या होगा कि गेन्स नहीं आएंगे, बॉडी नहीं बनेगी, है ना। अब एक चीज समझो, जब हम मैस्टरबेट करते हैं तो जो एजैकुलेट होता है वो स्पर्म होता है, ना कि टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन अलग अलग चीजें हैं। टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म बनता है, तो जो बाहर जाता है एजैकुलेट होता है, दैट इज अ स्पर्म। स्पर्म से बॉडी नहीं बनती, स्पर्म से बच्चे बनते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन ये कर रहे हो कि भाई ज्यादा मैस्टरबेशन से मैं आगे फर्टाइल रहूंगा कि नहीं, वहां पे इफेक्ट आता है, तो माय आंसर कुड बी डिफरेंट। बट आप ये कह रहे हो कि स्पर्म के एजैकुलेशन से मेरा बॉडी बिल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर होने लग गया है ना, 25-26 साल तक मैं स्पर्म इकट्ठा करता रहूं, है ना, स्पर्म से मेरी, हाँ एग्जैक्टली। एंड ओके, द फनीएस्ट थिंग इज आप स्पर्म इकट्ठा भी नहीं कर सकते। ये तब एट द स्पॉट बनता है। ये जैसे आपको चाय पीनी होती है, आपको तभी बनानी पड़ेगी, आप स्टोर नहीं कर सकते इसको पानी की तरह। तो ये एट दैट पॉइंट ही बनता है, जब जो चीज बन ही तब रही है, तो ना तो वो आपकी बॉडी बनाने में हेल्प कर रही एंड ना वो उसको खराब करने में हेल्प करेगी, क्योंकि ये तो तभी बनेगी जब आप यू आर इन अ फिजिकल एक्टिविटी है ना, कुछ ऐसा इंटरकोर्स में, वट एवर इट इज। सो एंड अगेन फिर एक्चुअली इसको जब आप एक्सेसिव करते जा रहे हो, इसको मैं इजी करता हूँ। टेस्टोस्टेरोन इसके 2 काम लेके चलते हैं, एक काम है स्पर्म बनाना, एक काम है बॉडी बनाना, मसल बनाना, ठीक है। तो भगवान ने उस हिसाब से इसको डिवाइड कर रखा है। तो अगर आप इसको लिमिट में रख के ये भी करते जाओगे तो वो दोनों काम करेगा। बट अगर आपने ये बढ़ा दिया तो इसका ज्यादा फोकस इधर हो जाएगा यहाँ, तो फिर वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज हाउ द सर्कल गेट्स वियर्ड। मैं आपसे एक सिली सा सवाल पूछूंगा, शायद आपको लगे ये क्या पूछ लिया। आपने कहा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मत करो। स्ट्रेट ऑन क्वेश्चन आता है, कितनी बार करूं? ओके, ये भी बहुत अलग है। ओके, सो इसको अगर आप, इसको मैं पहले तो बॉडी के साथ रिलेट करता हूँ। सबने पॉर्न देखी है, हमने सबने देखी है। लेट्स गिव अ रियल आंसर, यस देखी है, चाहे वो लड़कियां लड़की हैं। अब जो उसमें मेल एक्टर्स होते हैं, कितनी अच्छी बॉडी होती है उनकी, फिजिक कितनी अच्छी होती है। अब वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग भी चल रही है उनकी, दे आर हैविंग अ वेरी गुड फिजिक, साथ के साथ दे आर हैविंग अ वेरी गुड सेक्स लाइफ ऑल्सो। ओके, सो दे वो अलग चीज़ें हैं कि दे आर यूजिंग मल्टीपल स्टफ, चाहे बॉडी बनाने के लिए, चाहे अपना वो थिंग इज कि मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मसल बिल्डिंग और सेक्स लाइफ दोनों इकट्ठे चल सकती हैं। दिस इज द पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। अब ये हर एक के लिए अलग है। मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर दे दूँ कि भाई हफ्ते में 4 बार करो, तो आई डोंट नो कि आपकी फिलहाल की फिटनेस कैसी है, आपके हेल्थ कंसर्न्स क्या हैं, ठीक है। बट फिर भी लाइक एक ऑन एन एवरेज आई कैन से हफ्ते में 1 आधी बार, दैट इज क्वाइट ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज क्वाइट ओके। इसी से रिलेटेड कुछ बच्चे सवाल ये भी पूछते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुझसे पूछते हैं क्योंकि जिम में मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, तो बीइंग अ सीनियर गाय लोग बच्चे आके पूछते हैं कि भैया इसको करने से कमजोरी आती है क्या। तो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या रिलेशन है, मतलब क्या कमजोरी है। मेरे पास भी बहुत आता है सवाल ना एक्चुअली। ओके, सो दैट्स वेरी क्यूट क्वेश्चन एक्चुअली। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इज, जो सेक्स होता है ना, सेक्स इज अ रिलैक्सेंट, ठीक है। सेक्स ना रिलीव करता है। आप जब हम सेक्स करते हैं या मैस्टरबेट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम वी फील कंफर्टेबल, स्ट्रेस रिलीवर है ये एक, ठीक है। अब लेट्स से आप थके हुए, कोई आके आपकी बॉडी दबा दे, आपको अच्छा लगता है, आपको इतना अरे भाई आराम आ गया, सो जाऊं। दिस इज हाउ यू डू। जब सेक्स हो जाता है तो सेक्स के बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती है एंड अभी वो चाहती है कि यार
ओके इस रिलैक्सिंग पोजीशन में मैं थोड़ा सो जाऊं, रेस्ट कर लूं। अब उस चीज को लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि कमजोरी उठा नहीं जा रहा, बॉडी तो गिरने, अगर एक्सेसिव कर रहे हो तो यस कमजोरी आती है, एक्सेसिव चल रहा है तो। सेकेंडली क्या होगा, आपके अगर मैस्टरबेट एक्सेसिव कर रहे हो तो बिकॉज कंपैरेटिवली टू अ फीमेल बॉडी आपका हाथ बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो मैस्टरबेशन के दौरान आपका वो जो हार्डनेस है वो आपके डायरेक्टली नर्व्स के ऊपर, पेनिस के ऊपर, वो आप जब व्हेन यू यूज इट तो वहां पे नर्व एंडिंग, देखो सो सिंपल थिंग इज कि हाउ यू गेट इरेक्शन, जब भी आपके पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा देन यू गेट इरेक्टेड, और जितना स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो होगा उतना बेटर इरेक्शन होगा। तो जब आप हाथ से करते हैं तो क्या होगा, वो सारा कुछ ही, वो नसें वीक होनी शुरू हो जाएंगी जब वो एक्सेसिव में जाता जाएगा, एंड ऑब्वियसली फिर आप कमजोरी की हालत में जाना शुरू कर दोगे। बट नॉर्मली सेक्स के बाद रिलैक्स होना, ढीला होना एंड नींद आना, दैट इज वेरी गुड थिंग, एंड ये नॉर्मल है, ये होना भी चाहिए, बिकॉज दिस थिंग इज मेड फॉर रिलैक्सेशन। तो ये कमजोरी वाला कोई सीन नहीं है। आप 1-8 घंटे की ब्रेक ले लो, उसके बाद आराम से बढ़िया वर्कआउट, अरे वो भी नहीं होता यार, 15 मिनट अगर आपने अच्छे से रेस्ट कर लिया, आधा घंटा सो लिए या बैठ के यू टेक इट, आप अच्छा सा वर्कआउट कर लो, उसके बाद कोई भी 1% का भी इफेक्ट नहीं आता आपके, ना तो पावर पे आता है ना मसल गेन, कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे कि हमने ये क्लियर कर लिया कि एक लिमिट में करो तो ठीक है। कहीं ना कहीं इससे ना पॉर्न भी रिलेटेबल है चीज़, जैसे कि हम बोलते हैं कि मास्टरबेशन ज़्यादा मत करो, और ऐसा भी नहीं कि नहीं करना चाहिए। तो क्या सेम चीज़ पॉर्न पे अभी अप्लाई होगा जिम लाइफ के लिए, कि ज़्यादा भी मत देखो और ऐसा भी नहीं कि मत देखो? देखो पॉर्न का डायरेक्टली जिम लाइफ के साथ तो आई डोंट फील लाइक कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है, बट आप अगर इसको मेरे साथ क्वेश्चन को चेंज करके इफ यू टॉक टू मी कि पॉर्न का सेक्स लाइफ के ऊपर कुछ रिलेशन है, द आंसर्स कुड बी डिफरेंट, बट पॉर्न एंड जिम का कुछ रिलेशन ही नहीं है। आई डोंट फील लाइक, हाँ ये है कि वो देख के वो ज़्यादा करने का मन करेगा, उस हिसाब से फिर चीज़ें दोबारा, जैसे पिछला आंसर था ना, उस हिसाब से वो लूप में दोबारा आएंगी, सो देन यू विल ट्राई टू गेट इंडल्ज इन मोर सेक्शुअल एक्टिविटीज़, या यू विल ट्राई टू डू मोर मैस्टरबेशन, फिर वो टेस्टोस्टेरोन का काम स्पर्म प्रोडक्शन में ज़्यादा जाएगा, मसल बिल्डिंग की तरफ कम आएगा, तो दिस इज हाउ इट कैन डू। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा साइकोलॉजी या फिर पर्सनालिटी से रिलेट कर सकते हैं कि पॉर्न देखने से पर्सनालिटी में या साइकोलॉजी में कोई चेंजेस आता हो? यार पता क्या, देखो ओके मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बताऊंगा, आई डोंट नो, मतलब हर बंदे को हक है अपने हिसाब से सोचने का। आई थिंक वॉचिंग पॉर्न इज गुड, but in a limit again, but without keeping some expectations. अगर आप पॉर्न से ये सीख रहे हो कि मतलब you should have multiple partners, या फिर you should गैंग, हाँ मतलब गलत चीज़ें नहीं, एक्चुअली क्या है, I'll tell you, so हमारे इवन हमारे जो पुराने लोग हैं ना, हमारे ऋषि मुनि, ओके हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कामा सूत्रा के ऊपर पूरी एडिशंस हैं। What is Kama Sutra? Kama Sutra is a book which is telling us how to have sex, how to have a better sex. अब अगर वो बुक, अब हम लोग बुक्स के साथ रिलेट नहीं करते हैं, हमें वो चीज़ें कंपैरेटिवली एक क्यों जनरेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हमें वो एज अ वीडियो दिख रही है, ठीक है। हम उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, देखो क्या होता है कि आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस में बंदा क्या करेगा, दारू पिएगा, नशे करेगा। अगर लेट्स से पॉर्न देख के यू आर गेटिंग रिलीव्ड, है ना, बट वो ये कि यार देखें, मैं वो नहीं कह रहा कि इसकी आदत डालो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेनिफिट कि अगर ये चीज़ें आपको स्ट्रेस रिलीव करके आपको अच्छी नींद ला के दे रही है, ज़्यादा करोगे गलत हो जाएगा भाई। अगैन वही कि लिमिट मेन चीज़ है कि आपने अपने आप को फुल स्टॉप कहाँ लगाया। आप रोज़ पॉर्न देख के सो रहे हो तो फिर आपकी एडिक्शन ही उसकी हो गई है। सो वंस अ वाइल इट्स ओके, एंड उसमें से आप काफ़ी कुछ सीखते हो। सो अगर आप इफ़ यू गेट अ चांस, आप कभी रीड करना कामा सूत्रा की चीज़ें, भाई साहब उसमें जिस हिसाब से चीज़ें लिखी हुई हैं ना, सो मैंने उनकी एक बुक पढ़ी हुई है, नॉट सारे के सारे, जिस हिसाब से उसमें चीज़ें बता रखी है ना, आई गारंटी यू विल गेट मैक्स, मतलब अलग ही लेवल का प्लेजर मिलेगा यार आपको अगर आप उस हिसाब से चीज़ें। अच्छा, दिस इज आउट ऑफ माई ओन क्यूरियसनेस ओनली, जितना मैंने सुना है कामा सूत्रा इज ऑल अबाउट पोजेस। तो आपसे मुझे जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या, कि पोज सिखा रहे हैं कुछ और? कामा सूत्रा इज नॉट अबाउट पोजेस, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। हाउ ओके, सो थिंग इज कि जैसे ओके, सो अभी एक मूवी रिलीज हुई थी एनिमल, आई बिलीव आपने देखी होगी ना। सो अगर मैं बोलूँ कि एनिमल इज ऑल अबाउट वायलेंस, तो ज़्यादातर लोगों ने इस पर वो भी किया ना कि वायलेंस, बट आप ये भी तो देखो, एनिमल मूवी में एक बाप और बेटे का प्यार भी दिखा रखा है नेक्स्ट लेवल का, है ना। दिस इज़ व्हाट यू पिक। उसमें वायलेंस है, मना नहीं कर रहा हूँ,
बट एक वो चीज़ भी है, आप क्या पिक कर रहे हो है ना? उसमें से? एंड सेम चीज़, कामा सूत्रा इज नॉट जस्ट अबाउट पोजेज, दिस इज अबाउट हाउ टू कीप योर पार्टनर गुड, हेल्दी एंड हैप्पी। कैसे अपना रिलेशन, वो कहते हैं ना, देर इज अ सेइंग कि डू नॉट ट्राई वन पोज विद 100 गर्ल्स, ट्राई 100 पोजेज विद द सेम गर्ल। तो वो चीज़ वो सिखाती है। सो ये चीज़ें जब तक आप नहीं पढ़ोगे आप नहीं पता लगेगा, तब तक आपको यही होगा कि भाई पोजेज ही हैं, नहीं है भाई, बहुत डीप है, बहुत डीप है। समझ गया। तो साहिल सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री है, फिटनेस, हम कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचना, सर्विस दे रहे हैं, सबका अप एंड डाउन आता है। तो मुझे लगता है कि फिटनेस जो फील्ड है अपना पीक अचीव कर चुका है। तो आपसे मेरा ये सवाल है, तो आपको क्या लगता है कि जो फिटनेस फील्ड है वो कितने और दिनों के लिए है, या फिर कब गिरने वाला है, या फिर जो लोग करियर देख रहे हैं फिटनेस के लिए, क्या उनको इसमें आना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए कि छोड़ो यार थोड़े दिन बाद बंद होने वाले हैं? तो ओके, सो मेरा इस पे कुछ अलग सा टेक है। सो बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड एंड बीइंग अ टेक्नोलॉजी लवर, है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ समझो, आज के टाइम पे ना हर एक चीज़ ईजी हो गई है। आपको बाहर से खाना पानी मंगवाना है, जोमेटो है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर के लिए दूध दही मंगाना है, ब्लैंकेट है। आपको कब, मतलब ऑनलाइन, हर आप घर पे बैठ के हर एक चीज़ कर लो, ठीक है। अब जब इतना लेजीनेस आ गया तो हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ होएगी। तो हेल्थ इंडस्ट्री तो कभी भी डाउन नहीं जाने वाली, आई गारंटी यू दिस थिंग। कभी भी पैरामीटर्स, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम बढ़ जाएगा। बट अब वो ये कि यहाँ पे यू हैव टू गेट अपडेटेड चीज़ों के साथ। आप वही आज के टाइम पे 10 साल पुरानी अप्रोच फॉलो करोगे, पीपल विल नॉट लाइक इट। तो आप खुद देख के चलो कि जैसे अभी आप, आई बिलीव हम लोग प्रेफर करते हैं जैसे ना ट्रैवलिंग बाय अ कार। हमारे फादर या हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी वगैरह, वो बाइसिकल दे यूज टू ट्रेवल एंड दे यूज टू फील इट गुड। हम लोग साइकिल से नहीं जा सकते हैं भाई उतना, क्योंकि है ना, पुरानी चीज़ें आज के टाइम पे नहीं चलेगी। सेम चीज़, आई विल नॉट से कि हेल्थ इंडस्ट्री कभी खत्म होगी, पॉसिबल ही नहीं है यार। हेल्थ कंसर्न्स होने वाले हैं। कोविड एक ऐसी चीज़ आई, हेल्थ इंडस्ट्री बढ़िया हो गई थी उसके बाद, क्योंकि लोगों को पता लगना शुरू हो गया था क्या प्रॉब्लम्स है वो। तो आपकी चीज़ें चेंज हो जाएगी, यू हैव टू गेट अपडेटेड। बट वही है कि बी विद टेक्नोलॉजी, तो चीज़ें तो अच्छी हैं, यू विल गेट गुड। ओके, तो हम स्टेरॉइड्स पे भी बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूथ इस वजह से भी स्टेरॉइड्स की तरफ जा रही है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं कि यार ये लोग सेफली लेके कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं हो रहा है। तो यार हम भी तो ले सकते हैं ना। कहीं मेरा भी सवाल ये कि उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, हमें क्यों बोला जा रहा है मत लो खराब होता है। आप उनका लाइफस्टाइल देखना, ठीक है, उनकी गाड़ी देखो, उनके कपड़े देखो, उनका रहन सहन देखो, उनका घर देखो। भाई साहब एक चीज़ समझो, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, मैं तो भाई स्ट्रेटली बोलूँगा, जब तक पैसा नहीं है बॉडी बिल्डिंग में मत जाओ। फिटनेस इज़ अलग थिंग। जब तक पैसा नहीं है ना, दबा के बॉडी बिल्डिंग में मत जाओ। अब ये लोग जब अपने स्टीरॉइड्स लेते हैं या फिर चीज़ें करते हैं, आपको पता है इनके ऊपर कितनी टीम बैठी होती है, इनके डॉक्टर्स की, इनके फिजियोज़ की, डाइटिशियंस अलग से, ट्रेनर्स अलग से, इनके ब्लड टेस्ट कैसे रेगुलर चलते हैं। क्या आप लोग इतना अफोर्ड कर पाओगे? आप सिर्फ एक चीज़ उठा ली कि भाई वो भी, भाई साहब उसने क्या कुछ किया है, वो देखा आपने कितना उसने इन्वेस्ट किया है। आपने तो एक चीज़ स्टीरॉइड्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ मनस भाई, मैं ना आपको आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट जो एक स्टीरॉइड साइकिल में होने चाहिए, ठीक है। और पता कितनी बार होते हैं वो टेस्ट? पहले तो एक बार साइकिल से पहले होते हैं, ताकि आपके स्टार्टिंग के हार्मोनल लेवल क्या है हमें पता हो। फिर जो भी साइकिल है उसके मिड में जाके एक बार टेस्ट होते हैं कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही। फिर साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक बार ब्लड टेस्ट होता है कि हाउ थिंग्स गोइंग राइट नाउ। फिर उसके बाद जब आप पीसीटी करते हो तो पीसीटी के लाइक स्टार्ट होने पे एक बार होता है, तो वहीं से हमें पता लगता है कि पीसीटी कब करनी है। पीसीटी ये नहीं कि बस कभी भी कर लिया, देयर इज़ अ एक्चुअल टाइम जब पीसीटी करते होते हैं तभी वो इफेक्टिव होती है। तो उसके बाद पीसीटी के बाद करते हैं एक बार कि हाँ हमारे हार्मोनल लेवल कहाँ पे पहुँचे, जो हमारा फर्स्ट था उसके साथ कितना रिलेट किया हमने। और उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद एक बार फिर से ब्लड टेस्ट होता है कि वो दोबारा ड्रिप डाउन तो नहीं हो गया। तो 5-6 बार तो यही करना पड़ता है, और एक बार का एक्सपेंस 5 से 7 हज़ार रुपये आता है फुल बॉडी टेस्ट का हार्मोनल लेवल पे। तो मतलब 30-40-50 हज़ार तो टेस्टों पे ही लग गया। बाकी डाइट छोड़ो, सप्लीमेंट छोड़ो, ट्रेनिंग छोड़ो, वो तो अलग है सब कुछ। तो साहिल सर आपने पीसीटी मेंशन करा, ऑडियंस को बता दो ना, पीसीटी इज पोस्ट साइकिल थेरेपी बेसिकली।
अब साइकिल चलाने के बाद, साइकिल मतलब साइकिल नहीं, स्टीरॉयड साइकिल चलाने के बाद आपने कहा कि पीसीडी कराते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि यार पीसीडी करा के बच तो रहे हैं, तो स्टेरॉइड लो, पीसीडी कराओ। ओके, क्या आपने एक वर्ड सुना है वॉश आउट? हाँ, पीसीडी से रिलेट करते हैं कि यार जो भी बॉडी में था वो निकल गया। हाँ, तो देखो वॉश आउट का मतलब ही समझ में ये आता है कि कुछ वॉश आउट, धुल के निकाल दिया, आउट बाहर कर दिया। सो लोग पीसीटी को वॉश आउट कर बोलते हैं, ठीक है। सो पहले तो मैं यही एक्सप्लेन कर दूं कि लोगों को यही नहीं पता कि पीसीटी होती क्या है। लोगों को लगता है पीसीटी का मतलब, पहली बात तो वॉश आउट कोई भी वर्ड नहीं होता, वॉश आउट इज नॉट एनी वर्ड, ठीक है। पीसीटी क्या चीज़ होती है, लोगों को जो लगता है, लोगों को लगता है कि आपने स्टीरॉइड्स यूज़ किए, जो पीसीटी ली, पीसीटी क्या करेगी, उस स्टीरॉइड्स के नेगेटिव इफेक्ट्स या फिर जो स्टीरॉइड्स बचे हुए हैं बॉडी में उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी, एंड नाउ वी आर सेफ, एंड हम वापस अपनी लाइफ में आ गए। नो, पीसीटी ये नहीं होता है। आपने जो स्टीरॉइड्स लिया, ठीक है, अब क्या होता है जब भी हम स्टीरॉइड लेते हैं तो जो हमारा बॉडी का नेचुरल हार्मोनल प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है ना, वो बंद हो जाता है। जब भी आप आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन डालोगे तो बॉडी अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो स्टीरॉइड साइकिल था वो 3 महीने का था। अब आपने आज आपका लास्ट इंजेक्शन लगा फॉर एग्जांपल वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये तो है नहीं कि आज आपका लास्ट इंजेक्शन है तो कल से बॉडी ने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बॉडी को अगर आप पीसीटी नहीं भी करते तो उसको लगभग 3 से 6 महीने लग जाते हैं, इवन कई बार 1 साल भी लग जाता है टू स्टार्ट इट्स नेचुरल प्रोडक्शन उसी लेवल पे जो स्टार्टिंग में था। इतना टाइम लगता है अगर आप नहीं भी करते, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो आज आपके इंजेक्शन बंद हो गए, कल से आपका मान लो 3 महीने में आपका वापस प्रोडक्शन उस लेवल पे आया, तो ये जो 3 महीने का गैप है ना, इसको बोलते हैं बॉडी क्रैश। तो बॉडी क्रैश में चली जाती है जहां पे यू आर विद नो और लो टेस्टोस्टेरोन, मतलब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं है, ठीक है। तो ये पीसीटी क्या करती है, मान लो किसी की बॉडी 3 महीने या फिर 5 महीने में वापस उस लेवल पे आती, तो पीसीटी की हेल्प से वो बॉडी 1 से 1.5 महीने पे में उस लेवल पे दोबारा आ जाएगी। वो क्रैश का टाइम कम हो जाता है पीसीटी के कारण, ताकि बॉडी का दोबारा वो नेचुरल रिस्पॉन्स दोबारा स्टार्ट हो जाए। पीसीटी ये काम करती है। फिर उसके अंदर वो अलग से एंटी एस्ट्रोजन वो चीज़ें लेते हैं, मेडिसिन उनके चलो अलग वो होते हैं चीज़ें। तो दिस इज़ व्हाट पीसीटी इज़। तो पीसीटी एज नॉट लाइक रामबाण, है ना, कि वो ठीक करेगी। मान लो आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं, कुछ और इशू क्रिएट हो गया, या पीसीटी भी आपने लंबी चला ली। प्रॉब्लम ये भी है कि एक बार करके आप दोबारा ड्रिप डाउन चल गए। फिर अगर आप बाय चांस ओके, सो दिस इज़ योर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल, जब आपने साइकिल स्टार्ट किया ये गया, अब उससे वो ड्रॉप हो गया, पीसीटी ने दोबारा नॉर्मल ले आया। अब ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ टाइम के बाद वो दोबारा ड्रॉप हो जाए और आप वो ड्रॉपिंग वाले लूप में फंस जाओ, तो क्या करोगे? तो कुछ भाई आर्टिफिशियल कुछ डालोगे बॉडी में, कुछ ना कुछ दिक्कत देगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। एंड अगर आपको दिक्कत नहीं दी तो भाई बढ़िया से भगवान को माथा मुथा टेको, बहुत आप खुश नसीब हो, और मत पड़ो इन पंगों में यार, कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि हमने कभी साइकिल चलाई है, ठीक है, फिर लेना हमने बंद कर दिया, एंड उसका फ़ायदा हमें बाद में होता रहे। फॉर एग्जाम्पल कहने का ये मतलब है कि अगर मैं हूँ, मेरे बगल में एक और बंदा है, ठीक है, मैंने पहले कभी साइकिल चलाई हुई है और फिर मेरी बॉडी डाउन चली गई है, अभी हम वापस से दोनों शुरू कर रहे हैं, तो क्या मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि मैंने पहले चलाई हुई है साइकिल? ओके, इस बेनिफिट को अगर आप इस चीज़ से लेके चलोगे तो व्हाट हैपन्स इज, जैसे मान लो आप फर्स्ट टाइम किसी अननोन जगह पे जा रहे हो, ठीक है, आपने वो रास्ते नहीं देखे, तो इट विल टेक यू टाइम टू रीच देयर, है ना, क्योंकि वो चीज़ें सब कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो आप एक आधी बार पहले जा रखे हो तो वहाँ पे दोबारा पहुँचना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सेम चीज़ अगर तो आप इसको लेके चलते हो कि मसल मेमोरी के उसमें आपने स्टीरॉयड साइकिल लेके आपने हैवी लिफ्ट्स कर रखी है, आपने अपना जो है एक रिकॉर्ड सेट कर रखा है कि मैंने इतनी डेड लिफ्ट लगा रखी है, इतनी बेंच प्रेस में लगाता था, मैं इतने रेपिटेशन इतने वेट से कर लेता था, तो वो सारा कुछ एक तो मसल्स ने वो फील किया हुआ है, एंड आपके माइंड में आपकी एक बॉर्डर लाइन वो वाली सेट है कि भाई इतना तो मैं कर लेता था। तो आप जब भी आगे शुरू करोगे ना, ठीक है, चाहे वो अभी विदाउट स्टीरॉयड शुरू कर रहे हो, आपकी वो मसल मेमोरी आपको हेल्प करेगी वहां तक कंपैरेटिवली जल्दी पहुंचाने के लिए। तो अगर आपने पहले वो चीज़ें फॉर एग्जांपल 6 महीने में अचीव करी थी, तो अब की बार वो चीज़ें लगभग 3 से 4 महीने में अचीव हो जाएंगी, या उससे भी पहले हो जाएंगी, क्योंकि अभी मसल मेमोरी है, मसल्स को पता है कि मैंने कहाँ तक मैं पहुँचे हुए हैं हम पहले, और वो वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगी।
ठीक है, बट अब मैं ये लेके चलूँ कि आपकी उतनी ही कंडीशनिंग हो जाएगी दोबारा एंड उतना ही वो हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होने वाला, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, उसके लिए तो दोबारा लेना ही पड़ेगा। तो ये एज हो जाएगा कि मसल मेमोरी में एक अलग पैरामीटर्स सेटल हो जाएंगे, तो जो अचीवेबल थोड़े से ईजी हैं। हम इतनी बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं। रॉनी कॉलमैन को आप जानते होंगे, बहुत बार, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स, बहुत बार मिस्टर ओलंपिया रहे हैं। बिल्कुल। तो यार इतनी बड़ी टीम होने के बाद, जैसे आपने कहा कि उनकी बड़ी टीम होती है, साइकिल वगैरह का ध्यान रखती है, इतनी बड़ी टीम होने के बाद, सब कुछ सही करने के बाद, ही इज़ राइट नाउ इन अ कंडीशन जहाँ पे वो वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं सकते हैं। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर क्या सीख रहे हैं? क्योंकि लोग कई डर भी रहे हैं कि भाई ये हालत हो रही है, हम तो नहीं कर रहे डेडलिफ्ट, हम तो नहीं कर रहे स्क्वाट्स। बिल्कुल। सबसे यहाँ पे ना एक्चुअली, सो पहली बात तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रोनी कॉलमैन, ही इज़ अ लेजेंड मैन। तो उनके बारे में आई डोंट थिंक कि शायद मैं बात भी कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा लेवल भी है कि नहीं है उस बंदे की बात छेड़ने का, बट फिर भी चलो, बीइंग इन दिस फील्ड, सो आई बिलीव दिस इज़ माई ड्यूटी टू एजुकेट पीपल, ठीक है। सो वन थिंग इज़, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने एक चीज़ सुनी होगी, अरे भाई मैं डब्बा नहीं खाऊंगा, मैंने कौन सा आर्नोल्ड बनना है, मैं ये एक्सरसाइज मैं इतना हैवी नहीं उठाऊंगा, मैंने कौन सा रोनी कॉलमैन बनना है। आपको सच में लगता है आप एक बार डब्बा खा के आर्नोल्ड बन जाओगे? हर कोई रोनी कॉलमैन ही घूम रहे होते रोड पे, हाँ ना, एग्जैक्टली। तो आपके खुद के जिम में भी यार बहुत लोग इतने होंगे जो बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे होंगे, क्या वो रोनी कॉलमैन के आसपास भी हैं? बिल्कुल नहीं। तो भाई ये चीज़ें तो होती नहीं है कि आप अगर, कि हम जिम नहीं जाएंगे भी, हमने कौन सा रोनी कॉलमैन बनना है, या फिर हमारा वैसा हाल हो जाएगा, नहीं पहुंच सकते, तुम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर इसको ऐसे लेके चलते हैं कि उन्होंने इतनी टीम होने के बावजूद भी उनका ये हाल क्यों है, उसका रीज़न क्या है? उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है, सो हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी चलती है, ओके, इसको इस एग्जांपल से समझो कि जैसे आपने कुआं देखा होगा, है ना, गांव में कुएं होते हैं, वेल्स। तो वेल की जब रस्सी है ना, रस्सी बार बार उस पत्थर के ऊपर से जब वो घिसती है तो वो पत्थर को भी काट देती है ना, देखा होगा आपने रस्सी। तो वैसे रस्सी से पत्थर नहीं कट सकता, बट वो बार बार ओवर यूज होने की वजह से पत्थर भी कट गया। इसी हिसाब से ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स, ओवर यूज ऑफ समथिंग, एनीथिंग, वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अगर मैं फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फिटनेस के लिए स्क्वाट्स कर रहा हूँ, तो वो शायद मैं 50, 60, 70, 80 किलो के साथ भी, मतलब दैट इज जस्ट फॉर माई फिटनेस, है ना। अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मेरे को अपना हर बार अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ेंगी। 100, अब 120, अब 130, अब 140, मैं हर बार लिमिट पुश कर रहा हूँ। एक तो वेट्स बढ़ रहे हैं, एक सेम मूवमेंट में ओवर यूज कितना हो रहा है जॉइंट्स का। अब जवानी है, टेस्टोस्टेरोन हमने हाई ले रखा है, वो चीज़ें हमें फील ही नहीं होने देती, बट वो सेम उस रेंज से चलता हुआ वो फ्रिक्शन तो हो ही रही है ना जॉइंट्स में, तो वो आगे जाके तो प्रॉब्लम देंगी ना। बिल्कुल। तो वो ओवर यूज ऑफ थिंग्स है, बट उस बंदे की वो गेम है, उसका प्यार है वो। तो ऐसे जब ओके व्हेन यू लव समवन, हार्ट ब्रेक होता है, दुखता है ना, पर करते हो ना प्यार, तो उस बंदे का वो प्यार है, उसने ही एक्सेप्टेड दिस थिंग, ही सेड कि मेरी डेथ तो चाहे जिम में हो जाए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं वर्कआउट नहीं छोड़ूंगा। वो अपने इवन बेड पे हॉस्पिटल में ही यूज्ड टू वर्कआउट। तो ये चीज़ है ओवर यूज। जब रॉनी कॉलमैन की बात कर रहे हैं तो हमें याद आता है ये, अब अरे ठीक है, तो हम स्क्वाट्स को याद करते हैं, डेडलिफ्ट्स को याद करते हैं। तो डेडलिफ्ट्स को लेकर ही मेरा सवाल है, मैंने जिम में देखा है कई लोग ना डेडलिफ्ट लगा रहे होते हैं, इधर एक दो बंदे, इधर दो बंदे खड़े रहते हैं, उसको उठवाते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है? मतलब मेरा ये मानना है कि भाई जब उठ नहीं रहा है तो ये क्या, कौन सा स्पोर्ट हुआ आपका, ये क्या कॉन्सेप्ट है? मुझे नहीं समझ आता है ये। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं अगैन। सो वन इज़ कि आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा। ये दोनों अलग गेम्स हैं, ये दोनों की दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहे हो कि पावर लिफ्टिंग, दोनों में डेडलिफ्ट चलती है, क्योंकि आपने डेडलिफ्ट का नाम लिया, मैं उसी की बात करूंगा, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, वो ये कि लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि रॉनी कॉलमैन यूज्ड लाइट वेट बड़े, है ना। सो सिंपल थिंग इज कि वो एक अलग जोन है। भाई साहब, आप रोनी नहीं हो, आप आर्नोल्ड नहीं हो, आप जे कटलर नहीं हो। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि आप इवन हमारे जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स हैं ना, जो टॉप पे, आप उनके लेवल के भी नहीं हो। यू आर जस्ट नॉर्मल पर्सन जिसकी एक लाइफ चल रही है, जिम में आके अपना वर्कआउट कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, एंड दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट यू आर। तो यू डू नॉट इवन लाइक ट्राई भी मत करो भाई उनके साथ कंपेयर करने को, ठीक है। क्योंकि आप खा रहे हो दिन में 2 बार रोटी, ठीक है, और उनका आप डाइट भी नहीं सेम कर सकते उनके साथ, और तो छोड़ो,
ठीक है, ट्रेनिंग तो छोड़ ही दो। तो क्या होता है, सो व्हेन यू आर ट्रेनिंग लाइक फॉर ए पावर लिफ्टिंग का सिंपल सा मेन गोल होता है कि इतने वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। दिस इज द गोल ऑफ पावर लिफ्टिंग, ठीक है। तो अगर आपने ए से स्टार्ट करके बीच में कहीं भी रुक गए, यू आर फेलिंग। अगर बी पे पहुंच गए, सो यू like achieved your goal, and this is what you have to do in powerlifting. बॉडी बिल्डिंग का कंसेप्ट क्या है, आपने अपने मसल को इतना टॉर्चर करना है कि वो मसल ब्रेक होके दोबारा वो जुड़े एंड वो पहले से बेटर और स्ट्रॉन्ग और बड़ा होके जुड़े, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिंपल सी चीज़ बताऊँ, अगर आप हमेशा अपने 100% के आसपास ट्रेन कर रहे हो तो वो आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हो, आपकी पावर बढ़ रही है। जो मसल बिल्डिंग होती है, जिसे हमारे एक्चुअल टर्म्स में बोलते हैं हाइपरट्रफी आपके 80% पे होती है। आपको अपने जिम का लाइक वर्क हफ्ते का एक आधा कोई वर्कआउट 100% पे करना होता है, बाकी टाइम मैक्सिमम टाइम्स आपको सिर्फ अपने 80% के आसपास ट्रेन करना होता है। बिकॉज यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट चलता है बॉडी बिल्डिंग में, दैट इज मसल अंडर टेंशन या फिर टाइम अंडर टेंशन, TUT, कि आपका मसल कितने टाइम के लिए टेंशन में है, वो आपके मसल को बनाएगा, ना कि इस वेट को यहाँ से वहाँ लेके जाना। सेकेंड थिंग, 2 बंदे वहाँ लगा रखे हैं, 2 बंदे इस साइड है ना, सो वो आपको हेल्प कर रहे हैं एक 2 रेपिटेशंस में। अरे दैट इज नॉट, ना तो पावर लिफ्टिंग है वो, एंड दैट इज नॉट इवन बॉडी बिल्डिंग। तो आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एडवाइस, पावर लिफ्टिंग है उसमें तो रेपिटेशंस 1 या 2 होने चाहिए, वो सेल्फ होने चाहिए, तभी दैट इज पावर लिफ्टिंग। अगर बॉडी बिल्डिंग है तो आपको उतना वेट सिलेक्ट करना चाहिए जिसके कम से कम 5 से 6 रेपिटेशन आप विदाउट एनी सपोर्ट खुद कर सको। अगर आप पहले रेपिटेशन से हेल्प ले रहे हो, वो वेट आपके लिए है ही नहीं है। आप 5-6 रेपिटेशन खुद होने चाहिए, आपकी जो हेल्पिंग हैंड, जो सपोर्ट आनी चाहिए, वो 6ठे 7वें 8वें रेपिटेशन यहाँ पे कहीं आनी चाहिए। उससे पहले स्पोर्ट में चल रहे हो ना भाई, वेट कम कर लो, फायदा ही नहीं है, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो और जॉइंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे, इंजरी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि आपके अंडर जो लोग कोचिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, कितने लकी होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में मैंने इतनी सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली है ना। दे आर रियली लकी। आपके अंडर जो लोग ट्रेन कर रहे हैं, गाइडेंस में है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सेफली भी कर रहे होंगे चीज़ों को। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच साहिल सर फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया, एंड आई होप हम फिर से मिलेंगे बहुत सारी नॉलेजेबल और ज्ञान की बातें। जरूर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।